श्री गणेशाय नमः। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सीटेट एसएसटी सब्जेक्ट में पुनः आपका स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। और ये सीटेट का एसएसटी सब्जेक्ट है। एसएसटी में आपको इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और ये अध्याय 2 है और लेक्चर 2 है। अध्याय 2 में क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, आखेट तक शिकार करने से लेकर भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, और ये छठा का है हमारे अतीत वन का इतिहास विषय। ये एनसीईआरटी आपको जेटेट बीपीएससी टीआरई 4 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये टीआरई 4.0 के लिए। तो ये आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये तुषार जो है रेलगाड़ी की यात्रा करता है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर की नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। 150 साल पहले, यानी कि रेल की यात्रा कितने पहले शुरू हुई है रेल से यात्रा करना? तो 150 साल पहले। ठीक है, वो भी मात्र। इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब आगे देखिए, आरंभिक मानव। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। चिड़िया, मछली, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल, फूल, कंद, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ भी खाया करते थे। अंडे इकट्ठा करके उन्हें भी खाया करते थे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो खाने की चीज़ों को संग्रह करते थे उसे आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते थे। समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। पहले लगभग सभी मानव जाति आखेटक और खाद्य संग्राहक ही हुआ करते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। ऐसा करने का कई कारण थे। वो घूमते रहते थे खाने पीने की जगह चीज़ों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह तक। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, अपना जानवरों को ढूंढने के लिए और शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह और जानवरों का चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे, दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो उपयुक्त मौसम जैसे परिवर्तन होता था उन्हीं के अनुसार जहाँ फल फूल कंद मूल मिलते थे, पेड़ों में फल सब, तो वहाँ जाते थे और फसल सब के लिए भी जाते थे अन्य जगहों पर। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता,
कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसा झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, इधर उधर जाना होता था पानी की तलाश में सूखे मौसम में, और बारिश में ज़्यादातर नदी झीलों सब के पास रहा करते होंगे। और मौसम परिवर्तन के कारण भी उन्हें कई तरह के फल फूल खाने को मिला करते थे, अलग अलग फसल भी उगते होंगे अनायास ही। तो उनकी तलाश में एक बार से 2 बार जाने के बाद पता चलता होगा इन सबको, और उन्हें खाने के बाद पता चलता होगा ये अच्छी चीज़ें हैं खाने लायक। अब आगे है आरंभिक मानव के बाद बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आगे देखिए कि हमें प्रारंभ में मानव के बारे में, शुरुआत में मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलता है। पुरातत्वविद, जैसे शुरुआत आएगा तो यहाँ पुरातत्वविद जरूर ही आएगा, क्योंकि पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, पुरातत्वविद ही पता लगाया करते थे जिनका निर्माण, कुछ ऐसी वस्तु मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यानी कि जानवर को मारने वाले औजार मिले थे, और ऐसे ही नुकीली धारदार ये सब पत्थर के औजार जो है सबसे पहले मिला पाषाण औजार। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और जानवर को मारने के लिए और काम करने के लिए पत्थर का औजार बनाते थे, वही सब मिला। पत्थर और लकड़ियों का औजार, हड्डियों का औजार बनाए हों। ठीक है, तो खाद्य आखेटक और खाद्य संग्राहक जो होते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक, तो वो पत्थरों का औजार, लकड़ियों का औजार और हड्डियों का औजार बनाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, और पत्थर के औजार जो है सड़ने गलने का चीज़ नहीं था, तो ये आज भी पुरातत्वविद को मिला और वो अभी संग्रहालय में सुरक्षित रखे होंगे। आगे है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो कुछ औजार को फल फूल काटने के लिए, जैसे नारियल सब हो गया, हड्डियां मांस काटने के लिए, पेड़ों से छाल निकालने के लिए उसे पहना जाता था। उसमें धीरे धीरे फिर पेड़ों के छाल पे, बुर्ज के पेड़ों के छाल पे फिर लिखने का भी कार्य शुरू कर दिया। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, हड्डी और लकड़ी का मुट्ठा लगाने के बाद भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और कुछ ऐसे औजार बनाए जिससे लकड़ियां काटने का काम में लाया जाने लगा। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ, और धीरे धीरे क्या हुआ, ईंधन के साथ साथ लकड़ी जलावन के साथ साथ झोपड़ी बनाने और औजार बनाने के लिए भी किया जाने लगा। और लकड़ी का भी औजार तो बहुत धारदार और नुकीला हुआ करता था। ठीक है, पत्थर के बाद लकड़ी का औजार। ठीक, और ये देखिए पत्थर का औजार कैसे बनाया है। ये देखिए चमड़े में चुभो रहे हैं, और ये पेड़ की छाल को उतारने का काम कर रहे हैं पत्थर के औजार से। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, और ये जड़ को खोद रहे हैं, खाने योग्य जड़ खोदने के लिए किया जाता है था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने, और जानवरों को की खाल से ये वस्त्र बनाए जा रहे हैं, वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, रहने की जगह का निर्धारण। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये मानचित्र 2 है। तो ये लाल त्रिकोण है, यहाँ जो है खाद्य संग्राहक और आखेटक रहते थे। ये भीमबेटका है जगह, भीमबेटका MP। ठीक है, और ये नदी के किनारे है। खाद्य संग्राहक जितने भी होते थे आखेटक,
नदी के किनारे ही रहते थे। और ये भी नदी और झीलों के किनारे हैं। कोल्डी हवा महागढ़ा, कोल्डी हवा महागढ़ा ये हो गया यूपी में, ठीक है। चिरांद हो गया ये बिहार में, ये चिरांद, यहाँ भी आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे, ये भी हो गया चिरांद बिहार में। ये गंगा नदी के किनारे हो गया कोल्डी हवा हो गया, महागढ़ा हो गया। और उसके बाद भीमबेटका हो गया आपका नर्मदा नदी के किनारे हो गया, यहाँ रहते थे। और अब देखिए इमाम गांव कहाँ है, इनाम गांव, इमाम या इनाम यहाँ पे है मुंबई में, गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ भी खाद्य संग्राहक और आखेटक रहा करते थे। और ये देखिए कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे यहाँ भी लाल त्रिकोण है, यहाँ भी है। ये सब में रहा करते थे खाद्य संग्राहक और आखेटक नदी के और झीलों के किनारे। कुरनूल, कुरनूल गुफाएं, यहाँ खाद्य संग्राहक रहने की गुफाएं थे, उनको रहने के लिए कुरनूल की गुफाएं। हुसंगी हो गया, ब्रह्मगिरी देखिए, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, हलतूर, कावेरी नदी, ये हो गया आदिचन्नलूर, आदिचन्नलूर, ये सब मानव के रहने योग्य स्थान है। कावेरी नदी के किनारे रहते थे, पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, हलतूर, ऐसे याद रखिए इस सब नाम। और ये जितने भी लाल त्रिकोण है ना, ये पूरा पसानिक पुरास्थल है, ठीक है। लाल त्रिकोण क्या है, पूरा पसानिक पुरास्थल है। और ये चकुर जितना है पय्यमपल्ली, हलतूर, ठीक है। हुसंगी, कुरनूल, ये हो गया आपका। और भीमबेटका, हुसंगी, भीमबेटका, कुरनूल पूरा पसानिक पुरास्थल है, सबसे पुराना। और हलतूर, पय्यमपल्ली, ये हो गया आपका नवपसानिक पुरास्थल, ये हो गया नवपसानिक पुरास्थल, ये पूरा पसानिक। और महापसानिक, महापसानिक पुरास्थल आदिचन्नलूर, आदिचन्नलूर, ब्रह्मगिरी, ये हो गया महापसानिक, ठीक है। आगे देखिए आरंभिक गांव कहाँ है, आरंभिक गांव सबसे पहले इमाम गांव था। ये आरंभिक गांव है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। और आधुनिक नगर, ये आधुनिक नगर मुंबई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ स्टार है वे आधुनिक नगर है, मुंबई, कोलकाता, ये आधुनिक नगर है, ठीक है। और ये दुआजली हैंडिंग, दुआजली हैंडिंग, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, मेहरगढ़, बुर्ज होम, ये सब क्या है, नवपसानिक पुरास्थल है। क्या है, नवपसानिक पुरास्थल है। बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाओजली हैंडिंग, और नीचे है हलतूर, पय्यमपल्ली, ये हो गया नवपसानिक। और इमाम गांव आधुनिक गांव है, सबसे आधुनिक, आरंभिक गांव, सॉरी, इनाम गांव है आधुनिक, आरंभिक गांव, सबसे पहला गांव है आरंभिक गांव, शुरुआती गांव। आदिचन्नलूर हो गया महापसानिक, ब्रह्मगिरी हो गया महापसानिक। ये अब आगे जानते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं वो कंदराएं मिली हैं, ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाएं वो कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो गुफा में क्यों रहते थे कि बारिश, धूप और आंधी तूफान से बचा जा सके, ठीक है। और नर्मदा, ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। और ये सब गुफा कहाँ है ज़्यादातर, तो नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा नदी के किनारे। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुना होगा? क्योंकि यहाँ नदी भी था, पानी पीने योग्य मिल जाता था, और यहाँ पहाड़ी था तो यहाँ रहने योग्य जगह हो जाता था। और जंगल था नदी के किनारे, घना जंगल होने के कारण उसमें पशु पक्षी और कंद मूल, फल फूल खाने योग्य उन्हें मिल जाता था, और इसलिए अच्छे तरह से उस सब का गुजर बसर हो जाया करता था। आगे देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? ये शैल चित्रकला है एक, ये शिला पे जो है चित्र बनाया है पत्थर पे, एक शैल चित्र। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, ठीक है।
आगे है, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश का भीमबेटका दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शैल चित्र का उदाहरण मिला है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। और सजीव चित्रण यानी चलता फिरता जानवरों का चित्रण किया गया है। ये देखिए भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के आसपास की गुफाएं हैं। इसमें मानव रहते थे। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। यानी पुराना स्थल, उसे पुरा स्थल यानी पुराना स्थल। अब पुराना स्थल किसे कहेंगे? जंगल झाड़ को तो नहीं कहेंगे। जहां आदमी रहते थे, मानव रहते थे और वहाँ अपने औजार, इमारत, घर बनाते थे, बर्तन का उपयोग करते थे, औजार बनाते थे। तो ये सब का अवशेष जहाँ मिला उसे पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। और उनको मरने के बाद तो सारा वहीं अपने आप ही छूट जाएगा ज़मीन के ऊपर, या हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने के उद्देश्य से सारे सामान वहाँ छूट गए होंगे। सारा ढोके तो नहीं ले जा सकते थे। अंदर कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं और कभी कभी समुद्र में भी पाया जाता है, समुद्र तल में, क्योंकि हो सकता है जिस समय वो वहाँ गुजर बसर करते थे उस टाइम पर समुद्र नहीं होगा, समुद्र का किनारा होगा और आने वाले समय में धीरे धीरे वहाँ समुद्र बढ़ गया होगा और समुद्र का पानी बढ़ने के कारण वे सारे सामान उसमें चले गए। तो इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं आग की खोज के बारे में। कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा दक्षिण भारत में है और ये कुरनूल गुफा कौन सी है? तो कुरनूल गुफा है आपका पुरापाषाणिक स्थल। 3 था पुरापाषाणिक स्थल, भीमबेटका, हुसंगी और ये कुरनूल, ये पुरापाषाणिक स्थल है। तो यहाँ 3 गो था। इसमें अभी मानचित्र में देखें, यहाँ कुरनूल में क्या मिला? यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफा में क्या मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी कि शुरुआती दौर में ही लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा और कई प्रकार के, जैसे प्रकाश के लिए, जानवरों को मांस को पकाने के लिए, खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए, ठंडे से राहत पाने के लिए, ये सब जो है उन्होंने आग का व्यवस्था किया। प्रकार आग का आविष्कार हो गया। अब आइए जानते हैं आजकल जो है हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। नाम और तिथियाँ। तो अभी ये क्वेश्चन है, आजकल हम जो है आग का उपयोग किस लिए करते हैं? दीप जलाने में, प्रकाश, गांव में प्रकाश के लिए भी किया जाता है, भोजन पकाने में आग का उपयोग, भट्टी सेकने में हो गया आपका, लोहे और ये सब धातु गलाने में, ये सब हो गया आपका आग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, पुरातत्वविद ने उनका बड़ा बड़ा नाम रखा है। आरंभिक काल को ये पुरापाषाण, आरंभिक मतलब यानी कि शुरुआती दौर को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, प्राचीन पत्थर से बना है। प्राचीन पत्थर के काल। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, यानी 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले तक का है पुरापाषाण काल। 20 लाख से 12,000 पहले पुरापाषाण काल है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की यानी कि आरंभिक हो गया, मध्य हो गया, उत्तर पुरापाषाण काल, ये 3 भागों में बांटा है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, मानव इतिहास का 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल, मेसोलिथ मध्यपाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का है मेसोलिथ। इस काल के
इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और पत्थर के औजार जो है मेसोलिथ युग में बहुत छोटा हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है और मेसोलिथ को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है यानी कि लघु पाषाण। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का काल मध्य पाषाण काल था। इसे मेसोलिथ और माइक्रोलिथ भी कहा जाता है लघु पाषाण, क्योंकि इस काल में मध्य पाषाण काल में उस मानवों ने क्या है पाषाण के औजार को बहुत छोटा कर लिया था, इसलिए माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया आरी जैसे औजार मिले थे। तो आरी हंसिया जो है उसमें लकड़ी या हड्डी का जो है मुट्ठा लगाया करता था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए और इसके साथ साथ पूरा पाषाण काल यानी कि प्राचीन काल के भी औजार बनाए गए, बड़े बड़े औजार भी बनाए जाते रहे। आगे अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से, फिर उसके बाद जो है नव पाषाण काल जो आया, तो इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसके पहले क्या है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुआ, 10,000 साल, और इसे नव पाषाण युग कहा जाने लगा। तो नव पाषाण काल कब है? 10,000 साल पहले। इसका मतलब होता होगा हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए थे जो कि आज भी अक्सर उसका उच्चारण होता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि क्यों उस समय क्यों ये सब नाम, क्योंकि ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसका और क्या नाम था। तो इस प्रकार 20 लाख साल पहले जो है पूरा पाषाण काल था, 20 लाख से लेके 12,000 साल तक। फिर 12,000 साल पहले मध्य पाषाण था, 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक मध्य पाषाण काल था, और 10,000 साल पहले तक जो है नव पाषाण काल था। ठीक है, इस प्रकार इसमें उल्लेख किया गया है। ये जानते हैं अब बदलती जलवायु के बारे में। 12,000 साल पहले यानी कि मध्य पाषाण काल में दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगा, और क्या हुआ, गर्मी तेजी से बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे, घास उगने लगा। गर्मी के कारण गुमस होने लगा, बारिश होने लगा तो घास का मैदान बनने लगा। इससे क्या हुआ, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। और पहले से ही ये सब थे, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल, इस सब की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, और घास खाकर ये सब जिंदा भी रह सकते थे और रहने भी लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए, और इस जानवरों का शिकार करने के उद्देश्य से इस सब के पीछे आते गए। इन जानवरों के पीछे इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल हो गया। फिर गाय, भेड़, बकरी, बारहसिंगा, हिरन, ये सब के बारे में, इस सब के प्रजनन के बारे में इस सब को जानकारी हुआ। इससे क्या हुआ, फिर पालन पोषण करने लगा। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालन की बात सोचने लगे, और ये सब पशुपालन की बात सोचने लगे। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। मध्य पाषाण में 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में मछली जो है मुख्य स्रोत हो गया था, खाने की चीज़ें महत्वपूर्ण स्रोत था। खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो इसके बाद जो है जब प्रजनन देखा कि बच्चा भी दे रहा है गाय, भेड़, बकरी, तो उसे फायदा भी होगा। तो इससे क्या हुआ, उसका चारा जहाँ मिलता था वहाँ चराने के लिए जाया करते थे ले जाके, और उससे प्रजनन होता था, उससे भेड़, बकरी, गाय सबका जो है संख्या बढ़ते गया। इस कारण वे पशु को पालतू बनाने लगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूँ, और उपमहाद्वीप भारत के जो उपमहाद्वीप है दक्षिण एशिया के, तो गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से अपने आप यानी कि उगने लगे थे। तो इस कारण अब शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को
भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया, संग्रह करना शुरू कर दिया होगा, एकत्रित करने। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, ठीक है, और अनाज उग जाने के बारे में भी ये सबको पता चल गया होगा, कब पकता है, कब तैयार होता है पककर। ऐसा करते करते लोगों में जो है एक्सपीरियंस हो गया होगा। बार बार देखते करते रहने से क्या है, इन सब की आदतें बन गई होगी और इससे सीख पैदा हुई होगी, खुद पैदा करने के लिए सीख लिया। फिर धीरे धीरे खुद भी पैदा करने के लिए इन सब अनाजों को सीख गया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए और धीरे धीरे वे सब कृषक भी बन गए। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और चारा रख कर अपने घर के आसपास पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया हुआ कुत्ता था, ठीक है, जंगली जानवर को पहले कुत्ता को पालतू बनाया, जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और कुत्ता को पालतू क्यों बनाया? कुत्ता बहुत ही वफादार होता है और जल्दी ही मान जाता है हर एक बात के लिए, इसीलिए सबसे पहले क्या है, कुत्ता को पालतू बनाया। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। क्या है कि गाय, सूअर, भेड़, बकरी, ये सब सूअर सब झुंड में रहता था और ज़्यादा घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और अन्य जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करते थे, क्योंकि गाय सूअर का मांस खाता था, गाय दूध देता था, गाय बछड़ा देता था, तो इस कारण जो है गाय को, और बकरी का मांस खाता था, बकरी बच्चा देता था, उसका मांस खाता था, भेड़ का मांस खाता था, भेड़ का दूध होता था। इस कारण से जो है इनकी सुरक्षा करना उनके लिए अति आवश्यक हो गया और दूसरे जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए और पशुपालक भी बन गए और कृषक भी बन गए, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया? तो अभी हमने आपको बताया, क्योंकि वो वफादार होते हैं और जल्दी ही मानव के आसपास भटकते हैं, उन्हें अच्छा लगता है मानव के पास रहने में, ठीक है, और उनकी भावना भी समझते हैं, जासूस होते हैं कुत्ता। अब देखिए घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना यानी घरेलूकरण, पालतू बनाना और कृषक बनना ही पशुपालक बनना घरेलूकरण हुआ। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते थे और जंगली पौधे जानवर से धीरे धीरे भिन्न होने लगा। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों जानवरों का लोग चयन करते थे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होता था। तो इस प्रकार जो है जानवरों और पौधों को चुनते थे, उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने, और वही पौधा चुनता जिससे बड़ा दाना निकलता था, अनाज पैदा होता था। साथ ही जिनकी मजबूत डंडले अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके और पके हुए दाने को भी संभाल सकता था। पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था, ठीक है। मोटे मोटे अनाज पहले रखा जाता था, ठीक है। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे और जो कि मरखन्ना नहीं होता था, मारने वाला नहीं होता था और थोड़ा स्वस्थ होता था। तो जो अस्वस्थ प्रतीत होता उससे जो है उनका मांस खा लिया करता था। जो चुस्त दुरुस्त होते थे और अहिंसक मारपीट करने वाला नहीं, तो उसे प्रजनन के लिए सुरक्षित रखते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत, सींग छोटे होते थे और दांत और सींग धीरे धीरे छोटे होने लगे क्योंकि उनका इस्तेमाल होने लगा। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, ठीक है। ये सूअर का दांत है तो ये जंगली सूअर का दांत है, ठीक है। ये जंगली क्योंकि इसका बड़ा है और ये घिसता पिसता नहीं था, अपने आप से जो भी करता अपना मन से। और ये हो गया पालतू सूअर के दांत, ठीक है, क्योंकि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। और यही प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में सालों साल तक चलती रहे, हजारों सालों तक
चलते रहा। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से भोजन भी हम सब प्राप्त कर पा रहे हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ। कृषि के लिए अपनाया गया सबसे पहला फसल क्या था? तो गेहूँ था। क्या था? गेहूँ। सबसे पहला फसल क्या था? गेहूँ। ठीक है। तथा जौ आते हैं, गेहूँ और जौ। ठीक है, जो गेहूँ और जौ। ये पहला फसल था। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ता, भेड़, बकरी। पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी जो है उसके बाद बनाया गया है। ये दूसरा हो गया पालतू जानवर, भेड़ बकरी। पहला हो गया कुत्ता। ठीक है, पहला कुत्ता हो गया। आगे देखिए, एक नवीन जीवन शैली कि तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है, उनकी देखभाल के लिए इसीलिए क्या हुआ, वह अपना घर बसा लिया, एक ही जगह पर रहने योग्य स्थल बना लिया। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों की उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। धीरे धीरे अनाज का उपयोग भी करने सीख गए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। भोजन और बीज के लिए बचा के रखना होता था, इसलिए भंडारण की बात सोचना पड़ा और इसलिए भंडारित भी किया गया, एकत्रित किया गया बहुत से इलाकों में। इसी तरह जो है पूरी दुनिया में होते चला गया। इसी तरह कई हजारों साल तक होते गया। ये बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के लिए भी अनाज का भंडारण करते थे। आगे देखिए, लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा और जमीन में भी गड्ढा खोद के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बर्तन बनाया, बड़ा बड़ा टोकरियां भी बुना। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, ऐसा करते होंगे। भोजन संग्रह करने के लिए शिकारी भी अपने मांस को इकट्ठा थोड़ा दिन के लिए रखने के लिए ये सब करता होगा। और शिकारी सिर्फ मांस थोड़ी ना, और फल फूल, कंद मूल, ऐसे ऐसे सूखे फल भी होते होंगे जिन्हें संग्रह करके रखते होंगे, जिन्हें बाद में खाया जा सकता है, जैसे नारियल हो गया और दूसरा चीज़ भी। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में बढ़ती है उनकी संख्या, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, आगे देखिए, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यहाँ मानचित्र 2 को देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 12 को। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के कारण साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो यहाँ क्या है कि पशुपालक और कृषक और पशुपालक कहाँ कहाँ पाए गए हैं? शुरुआती कृषक और पशुपालक तो ये उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, पूरे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर, अभी के कश्मीर, ठीक है, अब पूर्वी और दक्षिण भारत में पाया गया। पूरब में भी जहाँ की गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पाया गया है, कश्मीर में पाया गया है, बुर्जहोम हुआ, पश्चिमोत्तर हो गया और दक्षिण भारत हो गया, कुरनूल, ये सब। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज। सबसे रोचक यह है कि जला हुआ अनाज पाया गया है के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। गलती से ही जला होगा उस जमाने में, क्यों जानबूझ के जलाएंगे।
ठीक है, क्योंकि खाने के लिए एकत्रित करने के लिए उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब ऐसा लगता है कि ठीक है, अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं वैज्ञानिक इन अनाज के दानों। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते थे और विभिन्न तरह के हड्डियों की भी पहचान कर सकते थे। जानवरों और मानवों की हड्डियों में फर्क कर सकते थे। आगे देखिए, अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर। ठीक है, झोपड़ी यहाँ मिला है पुरास्थल में पुरातत्वविदों को, और घर का निशान भी मिला है बुर्ज होम में, अभी के कश्मीर है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम मतलब धरती के नीचे भी घर बनाता था, उसके ऊपर एक चूल्हा भी रखता था, ऊपर और नीचे। गर्तावास भी इसे क्या होता है कि धरती के नीचे गड्ढे जो मिलता था उसे गर्तावास भी कहा जाता था, घर बनाता था। इसमें थोड़ा ऊंचाई पे क्या होता था, नीचे भी घर बनाता था ऊंचा जमीन में। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। गर्मियों के मौसम में भी ठंडक महसूस होता होगा। मिट्टी में पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ठीक है, पुरातत्वविद को झोपड़ी में, ठीक है, ऊपर झोपड़ी में और अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पे क्या है, बुर्ज होम गर्तवास जो है, अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलने की निशान मिला है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार खाना बनाता होगा, अंदर बाहर खाना पकाते होंगे, या ठंड के मौसम में ये ऐसा करते होंगे, और गर्मी के मौसम में ज़्यादा हवा चलने की वजह से अंदर ही खाना बनाया करता होगा, अंदर बाहर पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। ऐसे भी औजार मिले हैं जो कि पुरापाषाण युग से भिन्न उपकरण है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का भी माना गया है। ठीक है, तो जो कि पुरापाषाण से भिन्न औजार है तो उसे नवपाषाण काल का औजार मान लिया गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना है, यानी ज़्यादा धारदार मिला है। पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी, और पॉलिश कब, नवपाषाण युग में ही चढ़ाया जाता था औजार पे। पॉलिश चढ़ाया हुआ औजार मिला। ओखली और मूसल का प्रयोग, उखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, ये देखिए पाषाण औजार, ये पाषाण औजार है। ये कूटने पीसने के लिए काम में लाया जाता था। ये नुकीला भाग को फाड़ने चीरने के काम लाए जाते थे ये सब। और ये छोटा हाथ से, ये बड़ा कुछ मिल के, कुछ आदमी नीचे खड्डा खोद के उसे कूटने पीसने के लिए, नीचे वाले भाग ये फाड़ने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए प्रयोग करते थे। और ये नवपाषाण युग के उपकरण है। क्या है, नवपाषाण युग के ये सब उपकरण हैं। और अभी वो पाषाण उपकरण जो देखे वो मूसल के काम में भी लाया जाता था। नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ठीक है, सजाने का काम भी किया करता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इस पर सजावट भी करता था। साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगा था। इसके लिए कपास आवश्यक पौधा उगाए जाते थे। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है, एक साथ तो नहीं, एक दूसरे को देख के ही सीखते होंगे, और एक दूसरे जगह यात्रा करने के बाद एक दूसरे का जो है कुशलता की जानकारी मिलता होगा, एक दूसरे का जो है ज्ञान को प्राप्त करता होगा, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ मानवों का। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपना जीविका चलाया करते थे। ठीक है, कहीं मिल के काम करते थे, कभी मतलब कहीं खेती जल्दी सीख लिया तो एक दूसरे से सीखा, फिर कहीं जानवर को अलग अलग पकाने, खाना बनाने सीख लिया, कहीं अलग अलग मौसम में सीख लिया भोजन बनाने और फसल उगाने।
है कहीं मांस का कई वैरायटी, इसी प्रकार एक दूसरे जगह पे और कई ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे 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 ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई किसी चीज़ में कुशलता प्राप्त किया तो कोई किसी चीज़ में कुशलता प्राप्त किया। एक साथ ही तो नहीं हो सकता है सारे ज्ञान प्राप्त। ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। और ये देखिए, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो इस पात्र में गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ रखते होंगे, दलहन सब भी। अब आइए जानते हैं मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु के बारे में। मानचित्र 2 में ये है मेहरगढ़। ठीक है। मेहरगढ़ ढूंढो। मानचित्र में भी अभी दिखाएंगे आपको। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। और ईरान जाने के रास्ते में जो है बुलंद दर्रे के पास में हरा भरा एक समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है, और मेहरगढ़ ही वही स्थान है संभवतः जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना। मेहरगढ़ में ही मनुष्य स्त्री पुरुष ने क्या है, जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया और सीखा। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, और मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार के जानवरों का भी हड्डियाँ मिला। हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों या भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ठीक है। और आगे देखिए, मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर, आयताकार, यानी चकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिला है। प्रत्येक घर में 4 उससे ज़्यादा कमरे हैं, 4 या उससे भी ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है। जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते होंगे, और कुछ भंडारण ये बड़े बड़े हो गए भंडार के लिए, ये रहने योग्य हो गए। ठीक है। इस प्रकार घर बनाते थे। मनुष्य मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस टाइम में लोगों का आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और कब्र में क्या करता था, मृतक के साथ में कुछ सामान भी रखता था। मेहरगढ़ के घर का चित्र यह है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों, शायद इस प्रकार दिखते थे मेहरगढ़ के घर का चित्र। ठीक है। ये, और तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? ठीक है। लगभग एक ही समानता है, कुछ थोड़ा बहुत भिन्न है। आगे देखिए कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। तो मृतक के साथ क्या होता था, सामान भी दफनाया करते थे। उनके सामान जो भंडारित करके रखते थे या उसे सुरक्षित रखते थे, मृत्यु के बाद उनके साथ कब्र में भी दफना दिया जाता था। यह है मेहरगढ़ की कब्र की चित्र। ठीक है। तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। ये हुआ आपका बकरी के कंकाल। ठीक है। ये हो गया आदमी का कंकाल। आगे देखिए, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। कल्पना करने बोल रहा है। पृष्ठ संख्या 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? ठीक है। उपयोगी शब्द, आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरास्थल, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवयुग, कब्र। ठीक है। यह सब हो गया उपयोगी शब्द। देखिए, प्रश्न है, आखेटक, खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें सुरक्षा महसूस होती थी। ठीक है। घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि उसे बीज का भंडारण करना होता था, बोना होता था, उसे सुरक्षा प्रदान करना होता था, फसल को काटना, बोना और कटाई से लेके बुआई से लेके कटाई तक उसका खरपतवार का निकोरना, ये सब होता था, निकालना। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे
और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि पहले शिकार ही करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे फसल हुआ, पशुपालन के जो है सीखा, पशुपालक बना धीरे धीरे, तो उसके लिए पशुपालन ही सबसे अच्छा उदाहरण था जीवन यापन के लिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मध्य पाषाण युग कब था? 12,000 साल से पहले से 10,000 साल पहले तक था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले हुआ। नव पाषाण युग का आरंभ हुआ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ 8,000 साल पहले। ठीक है, मेहरगढ़ में बसने का आरंभ हुआ 8,000 साल पहले। आओ चर्चा करें। आखेटक खाद्य संग्राहक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? भोजन की तलाश में, घर आवास की तलाश में, फसल की तलाश में, शिकार करने की तलाश में, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। यात्रा भी धीरे धीरे क्या हुआ कि अपना फसल का जो है आदान प्रदान, विनिमय, वितरण करने के, कुछ सीखने के उद्देश्य से जो है घूमते रहते थे। पशु के पीछे भी भागते थे, पशु को सुरक्षित रखने के अथी से, जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के उद्देश्य से, शिकार करने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरे जगह, पानी की तलाश में भी घूमते थे। ठीक है, मौसम के अनुसार भी एक जगह से दूसरे जगह कंदमूल की तलाश में भी घूमते रहते थे। आज की ये हमारी यात्रा के कारण में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? आज यात्रा में तो समानता है, एक जगह से दूसरे जगह या गुजर बसर करने के लिए जाते हैं। अपना भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में, अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन यात्रा के साधन भिन्न हो गए हैं। अभी यात्रा के साधन पहले पैदल ही चला करते थे, अभी जो है फिर भेड़ बकरी ऐसे बैल गाड़ी से भी चला करते थे। अभी रेलगाड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, ऐसे कई साधन हो गए, हवाई जहाज हो गए, ये सब हो गए। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? तो मांस को पकाने के लिए करते थे, ठंड से बचने के लिए आग का उपयोग करते थे। ठीक है। आखेटक जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? तो मांस पकाने के लिए किया जाता है। अभी भी आग का उपयोग जानवरों से भयभीत करने के लिए भी अभी भी किया जाता है। ठीक है। कृषकों और पशुपालकों का प्रकाश के लिए भी किया जाता है अभी भी। पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। कृषक और पशुपालक का जीवन, कृषक और पशुपालक का जीवन अस्थायी धीरे धीरे होने लगा। आखेटक हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। कृषक पशुपालक ज़्यादातर अनाज और जो है पालतू जानवरों के दूध और मांस खाया करते थे। और आखेटक जो थे ये कंदमूल, फल फूल और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और कृषक पशुपालक लंबे समय तक एक ही भोजन पर निर्भर रहा करते थे। लेकिन आखेटक एक ही भोजन पर नहीं, वे अलग अलग तरह से यहाँ से वहाँ जाते थे और अपना भोजन संग्रह करके प्राप्त करते थे। ठीक है। इनके भोजन में, रहन सहन में भी अंतर होता था। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये आज अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अब देखिए चित्र 2 में चलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ का घर ये सब हो गया। चित्र 2 का निरीक्षण करने बोला था। तो क्या है कि पृष्ठ संख्या 12 और मानचित्र 2 में अभी जो नीले वर्ग दिखाएंगे, नीले वर्ग, तो इसमें क्या दिखेगा, दर्शेगा बिंदु, इस बिंदु पे पुरातत्वविद को कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। नीले वर्ग जहाँ जहाँ है वहाँ कृषक, पशुपालक, और जैसे आधुनिक कश्मीर है, पूर्व में है, दक्षिण भारत में पाया गया है कृषक पशुपालक। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ है मेहरगढ़।
यहाँ पे आपका मेहरगढ़ आ जाएगा, यहाँ कुरनूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीले, और यहाँ पे नीले वर्ग है, यहाँ नीले वर्ग है, इस प्रकार यहाँ भी नीले वर्ग है, ठीक है। जहाँ जहाँ नीले वर्ग है अभी और दिखाएंगे। लगभग इस जगह पे क्या होता था, पशुपालन और कृषि का कार्य चलता था। कृषक और पशुपालक का साक्ष्य मिला है। और पश्चिम उत्तर क्षेत्र, ये हुआ पश्चिम उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, यहाँ पे आधुनिक कश्मीर हो गया। और पूर्वी और दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत हो गया और ये पूर्वी भारत हो गया। यहाँ में पाया गया कृषक और पशुपालक, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, और ये नीले वर्ग भी कृषक और पशुपालक, यहाँ पे इनके जो है साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों। और कृषकों पशुपालकों की बस्तियाँ थी उस टाइम में या नहीं, इसे जांचने के वैज्ञानिकों को खुदाई किया। पौधों और पशुओं को हड्डियों के नमूने का अध्ययन किया था, ठीक है। जला हुआ अनाज मिला था, ठीक है। इनमें सबसे रोचक क्या हुआ था, जला हुआ अनाज मिला था, क्या दाने के अवशेष, ऐसा लगता है कि गलती से ये फिर जानबूझकर जलाया गया था, ठीक है। जले हुए अनाज का मिला था, ठीक है। और यहाँ कुरनूल की गुफा जो है आपका दक्षिण भारत में, यहाँ देखे थे कुरनूल में, यहाँ क्या मिला था, यहाँ भी राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग जलाना सीख गए थे, मांस भूनने लगे थे। ये देखिए नीले वर्ग जहाँ जहाँ है, ये नीले वर्ग जहाँ जहाँ है, यहाँ कृषक पशुपालक हुआ करते थे। और ये कुरनूल जो है ये, और उत्तर पश्चिम में यहाँ क्या है, यहाँ उसे, और यहाँ पर जले हुए अनाजों का अवशेष मिले हैं, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यहाँ कृषक पशुपालक ये सब हो गया, ठीक है। ये पूरा पाषाणिक, ये हो गया हुसंगी, कुरनूल और भीमबेटका, ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हो गया सबसे पुराना। उसके बाद ये हो गया नव पाषाणिक, चिरांद हो गया, कोल्डी-हवा हो गया, भीमबेटका हो गया, ये सब हो गया, पयमपल्ली हो गया, ठीक है, हल्तूर हो गया, मेहरगढ़ भी ये नवपाषाणिक हो गया, बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल हो गया। दाओ अली हैंडिंग, ये सब हो गया नवपाषाणिक पुरास्थल। अब अगले क्लास में अगला अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। NCERT ये टेट के लिए और TRE 4.0 के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। टेट के लिए भी इसमें जो झारखंड का जितना मिलेगा उसे कलेक्ट करके सिर्फ ये टेट के लिए आपको जो है उपयोगी हो जाएगा, या झारखंड के सारे एग्ज़ाम के लिए झारखंड का जो झारखंड का NCERT से जो मिलेगा उसे कलेक्ट कर एक जगह आपको पढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।